Hello students, this is second part of our comprehension exercise. इसके लिए मैंने जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है वो है comprehension 2017 का पैराग्राफ. ये जो पैराग्राफ है this is about education. ठीक है, पहले हम वही तरीका जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ते हैं और पैराग्राफ को समझते हैं कि पैराग्राफ में क्या लिखा है. Education ought to teach us how to be in love always and what to be in love with. Education ought to teach us. एजुकेशन को ये हमें पढ़ाना चाहिए, ये सिखाना चाहिए. ought to, that is more like a moral obligation. लेकिन इसका मतलब ये है कि एजुकेशन ये नहीं करती, कुछ और करती है. ठीक है. The great things of history have been done by the great lovers, saints, men of science and artists, and the problem of civilization is to give every man a chance of being a saint, a man of science or an artist. But this problem cannot be solved unless men desire to be saints, men of science and artists, and if they are to desire that continuously, they must be taught what it means to be these things. उसने कहा कि एजुकेशन को हमें सिखाना चाहिए कि how to be in love and what to be in love with. और फिर उसने हमें ये बताया कि तारीख में जो बड़े बड़े काम हैं वो उन लोगों ने किए जो कि ग्रेट लवर्स थे, वो आर्टिस्ट थे, सेंट्स थे या वो साइंटिस्ट थे. और प्रॉब्लम हमारी सिविलाइजेशन की ये है कि ये हर इंसान को सेंट, साइंटिस्ट या आर्टिस्ट बनने का मौका जो है वो नहीं देती. और इससे पहले कि हम किसी को कुछ बनाएं, इंसान को चाहिए कि वो डिज़ायर करे कि वो ये बड़े बड़े काम कर सके. तो जब तक मेरे अंदर डिज़ायर ही नहीं होगी कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं आर्टिस्ट बनूं, साइंटिस्ट बनूं या मैं कोई सेंट बनूं, जब तक मेरे अंदर ये डिज़ायर नहीं होगी तो तब तक एजुकेशन को हमें सिखाने का क्या फ़ायदा. तो अगर एक इंसान ये डिज़ायर करता है कि वो एक ग्रेट लवर बने, तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का जिसको चाहिए कि इंसान को ये अपॉर्चुनिटी दे कि वो ग्रेट बन सके. ठीक है, पहली बात तो ये होगी. फिर वो कहते हैं वी थिंक ऑफ मैन ऑफ साइंस एंड और द आर्टिस्ट इज नॉट द सेंट एज अ बीइंग विद peculiar gift who exercises more precisely and incessantly perhaps activities which we all ought to exercise. यानी ये लोग हैं जो वो काम करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है और वो काम सिर्फ यही कर सकते हैं, हम सब नहीं कर सकते. We do not know that when a man makes anything he ought to make it beautiful for the sake of doing so, and that when a man buys anything he ought to demand beauty in it for the sake of that for the sake of beauty. We think of beauty, if we think of it at all, as a mere source of pleasure, and therefore it means to us an ornament added to things for which we can pay extra as we choose. वो कहते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं, हमें चाहिए कि हम कोई चीज़ बनाएं तो वो खूबसूरत बनाएं और कोई चीज़ खरीदें तो वो खूबसूरत खरीदें. ये ना हो कि हम ये सोचें कि ब्यूटी इज समथिंग जिसके लिए हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, बल्कि हमें हर चीज़ के अंदर ब्यूटी को डिमांड करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी, नॉट फॉर एनी अदर थिंग. सो हम क्या करते हैं कि हम ब्यूटी को लेते हैं एज समथिंग एक्स्ट्रा और एक प्लेजर का सोर्स लेते हैं, एक ऑर्नामेंट. ऑर्नामेंट होता है कोई चीज़ जो डेकोरेशन की होती है. सो अब हमने ये दीवार बना ली, सो अब हमने उसके ऊपर कोई डेकोरेशन करनी थी तो वॉलपेपर लगा दिया. ये व्हाइट बोर्ड है तो ये चीज़ है व्हाइट बोर्ड जो हमें चाहिए, लेकिन खूबसूरती के लिए हमने ऑर्नामेंट क्या किया कि हमने इसकी साइडों पे ये ब्लैक बॉर्डर लगा दिया. तो हम ब्यूटी को लेते हैं एज एन ऑर्नामेंट टू लाइफ और द थिंग्स मेड बाय मैन. सो हम उसको एक ऑर्नामेंट के तौर पे लेते हैं, इजाफी चीज़ लेते हैं, एक अननेसेसरी चीज़ लेते हैं. इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बोथ. बोथ से मुराद है लाइफ भी, नेचर भी और इंसान की बनाई हुई चीज़ें भी. The aesthetic activity, when it reveals itself in things made by men, reveals itself in design just as it reveals itself in the design of all natural things. So वो कहते हैं कि जो aesthetic activity है वो हमारी हर चीज़ के अंदर होनी चाहिए. ब्यूटी जो है वो हर चीज़ का पार्ट होना चाहिए और इसको खूबसूरती को इंसान की बनाई हुई हर चीज़ में वैसे ही नज़र आना चाहिए जैसे कि कायनात की हर चीज़ के अंदर हुस्न जो है, खूबसूरती जो है वो नज़र आती है. It shapes objects as the moral activity shapes actions, and we ought to recognize it in objects and value it as we recognize and value the moral activity in actions. तो जैसे किसी भी अमल के अंदर moral activity होती है, moral reasons होते हैं, उसी तरह से aesthetic activity जो है वो किसी भी काम के अंदर morality वाला काम करती है.
सो आप एक जगह से गुजर रहे होते हैं और कोई शख्स खड़ा होता है, तो आप उसको उठाते हैं क्योंकि आपको एहसास होता है कि उसको तकलीफ हो रही है, तो आप उसको उठाते हैं कि वो गर्म सड़क पे गिरा हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये आपकी मॉरल एक्टिविटी है, ये आपके अंदर की एक नीयत थी। लेकिन एक शख्स रास्ते में गिरा हुआ है और आप गुजर जाते हैं, ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप उसको उठा के साइड पे करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये ऑब्स्टिकल है और ये तंग कर रहा है और ये गिरा हुआ, तो आपका रास्ता रुक गया है। अब आपकी मॉरल एक्टिविटी जो है वो उसमें से माइनस हो गई है। तो एक चीज को बनाना है जो कि जरूरत के तहत है, बिकॉज वी नीड समथिंग, तो उस चीज को बना दिया जाता है। उसके अंदर खूबसूरती नहीं देखी जाती, उसके अंदर यूटिलिटी देखी जाती है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मॉरल एक्टिविटीज हमारे अमल को शेप करती हैं, नीयत जो है वो हमारे अमल के ऊपर असरअंदाज होती है, वैसे ही एस्थेटिक एक्टिविटी जो है वो हमारी चीजों के ऊपर जो हम बनाते हैं उसके ऊपर असर डालती है। And as actions empty of the moral activity are distasteful to us, so should objects that are empty of the aesthetic activity. वो कहते हैं जिन अमाल के अंदर नियत नहीं होती, मोरालिटी नहीं होती, जिस तरह से वो डिस्टेस्टफुल होते हैं, उसी तरह से वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर खूबसूरती नहीं होती वो डिस्टेस्टफुल होने चाहिए। But this is not so with most of us, as we do not value the aesthetic activity in ourselves, so we do not value it, do not even recognize it or the lack of it in the works of others. वो कहते हैं कि क्योंकि हम एस्थेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते, इसलिए जब हम किसी के काम में देखते हैं तो हम एस्थेटिक एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। अब जब हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते तो हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते, ठीक है। As we see in our society that there are very few people who have taste for art. So हमें वो लोग नहीं मिलते जो आर्ट को एप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं कि किसी पीस ऑफ आर्ट को देखते कैसे हैं। So हमारे यहाँ अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आ जाए, इवन कोई नॉर्मल चीज भी आ जाए, so people don't know how to react. So हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते किसी चीज में एस्थेटिक एक्टिविटी को, and that is not only for man-made thing, that is also for universe. So every day we wake up, every day we go to sleep, but how often we look at the sky and we register that the sky looks so beautiful with the sun which is coming up and the changing colors of the sky. How often do we recognize the beauty and the fragrance of the fresh air? We don't. We just simply overlook it. और जब हम जा रहे होते हैं अपने दफातर की तरफ, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ, we fail to register the beauty of the universe that is around us. We will pass by a canal and we seldom look into the water which is flowing and we do not see the beauty of that. We do not see कि जी ये सारी की सारी सड़क के ऊपर दरख्त लगे हुए तो कैसे छाँव हो गई। हाँ, हम ये शुक्र जरूर करेंगे कि थोड़ी देर के लिए छाँव हो गई, लेकिन हम उसकी खूबसूरती नहीं देखेंगे कि उस दरख्त की कदो-कामत कैसी है और उसका ग्रैंडर कैसा है। We fail to practice this aesthetic activity, और इसी बात का जिक्र राइटर जो है अपने पैराग्राफ में कर रहा है। The artist or whatever kind is a man so much aware of the beauty of the universe that he must impart the same beauty to whatever he makes. राइटर उस ब्यूटी को इतना रिकॉग्नाइज करता है कि उसको फील होता है कि मैंने यही ब्यूटी जो है, यही खूबसूरती जो है वो अपने काम में लेकर आनी है, ठीक है। He has exercised this aesthetic activity in the discovery of beauty in the universe before he exercises it in imparting beauty to that which he makes. इससे पहले कि वो अपने काम में ब्यूटी को इम्पार्ट करे, वो कायनात के हुस्न को देखता है। So पहले वो एस्थेटिक एक्टिविटी जो है कायनात की देखता है, रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसको प्रैक्टिस करता है। He has seen things in that relation which is beauty before he has seen things in that relation which relation for its own sake, so he produces it for its own sake and satisfies the desire of his spirit in doing so, and we should value his work. We should desire that relation in all things made by man, if we too had the habit of seeing that relation in the universe, and if we knew that when we see it, we are exercising an activity of the spirit and satisfying a spiritual desire. वो कहते हैं कि हम वैल्यू ही नहीं करते किसी आर्टिस्ट के काम को, तो जब हम खुद एक्सरसाइज करते हैं एस्थेटिक एक्टिविटी को, तो हम दूसरे के काम को उसको वैल्यू करते हैं, फिर हम डिमांड करते हैं, और हम एक्चुअली इवन अगर हम कोई चीज़ लेते हैं जिसमें खूबसूरती होती है, तो हम अपनी एस्थेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं और अपनी स्पिरिचुअल डिजायर को सेटिस्फाई करते हैं। यानी हम कोई रूटीन का काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो करके हमें अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होती है, एक स्पिरिचुअल डिजायर होती है।
beauty means unsatisfied spiritual desire in the worker, that it is the waste of life and a common evil and danger like thought without truth or action without righteousness. तो वो कहता है कि जब हम एस्थेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते तो हमारी अनसेटिस्फाइड स्पिरिचुअल डिजायर रह जाती है, ठीक है। और वो वर्कर के अंदर जो अनसेटिस्फाइड स्पिरिचुअल डिजायर है वो हम ऐसे वर्कर के अंदर देखते हैं जो अपना काम करता है लेकिन उसको उससे खुशी नहीं मिलती, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, उसको मजा नहीं आता। हम लोगों को देखते हैं जो कि बहुत कुछ कर रहे होते हैं बट दे आर नॉट हैप्पी। इवन सम ऑफ यू आफ्टर बिकमिंग ब्यूरोक्रेट्स इंशाल्लाह some of you would fail to impart energy from the work that you are doing and you will feel that life has become monotonous and it's so boring and you won't be able to figure out इसका रीजन क्या है। तो होता ये है कि हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो काम हमारी रूह की तस्कीन नहीं कर रहा होता। रूह की तस्कीन करने के लिए हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें खूबसूरती को शामिल करना पड़ता है। तो अब हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, I would like to mention one thing that I have seen many gardeners, लेकिन बाज़ हम एक ऐसा माली देखते हैं, I have seen a gardener जिसको देखते हैं तो फील होता है कि भाई इसको अपने पौधों से कितनी मोहब्बत है, उसको एक एक पौधे के बारे में पता होगा जैसे वो इंसान हो, उसको पता होगा कि भाई ये पौधा जो है ना ये ऐसे कर रहा है, किसी पौधे को कुछ हो जाएगा उसके लिए फील करेगा, उसे लगेगा कि जी पौधे को कुछ हो गया है, पौधे को कोई कुछ कर जाएगा, पत्ते तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा, उसे तकलीफ होगी, ऐसे तकलीफ होगी जैसे किसी फैमिली मेंबर को होगी। वो पौधे की तलाश करेगा तो पूरी टेंशन के साथ करेगा, खूबसूरत बना देगा। और फिर एक माली होगा जो आएगा, उसको मुसीबत पड़ी होगी, वो बस एक मोनोटनी में बस काट के चला जाएगा, लेकिन आपको उसका काम देख के मजा नहीं आता। और एक दूसरा माली होता है जिसका आप काम देखते हैं आप कहते हैं कि वाह क्या काम किया, आपको फील होता है कि उसने दिल से काम किया है। यही चीज हमें हर बंदे में नजर आती है जिससे हम काम कराते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो गार्डनर हो, चाहे वो हमारा मैकेनिक हो, हमें फील होता है कि एक आदमी अपने काम को एंजॉय कर रहा है। इवन टीचर्स, हमें महसूस होता है कि एक टीचर है जो क्लास में आता है, लेक्चर डिलीवर करता है, बम्बार्डमेंट ऑफ वर्ड्स करता है और चला जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे को समझ आई है समझ नहीं आई है, उसे खुद भी मजा नहीं आता। एंड परहैप्स द टीचर डज नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इज टॉकिंग अबाउट। एंड देन वी हैव अनदर टीचर हु इज एंजॉयिंग व्हाट ही और शी इज डूइंग, वो एंजॉय भी करते हैं और दूसरों को इस पोजीशन में लाते हैं जहाँ पे दूसरे आके अपनी उस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, उसमें से एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, उसको मीनिंगफुल बना सकते हैं उस एक्सपीरियंस को। सो ये जो अनसेटिस्फाइड स्पिरिचुअल डिजायर है ना, ये एक ईवल है मुआशरे के अंदर। और हम देखते हैं कि जैसे कंज्यूमरिज्म आया है, कमर्शियलिज्म आया है, इसके साथ ही ये बहुत ये मल्टीप्लाई हो गया, इसकी मशरूमिंग हो गई है, क्योंकि चीज़ों को इतने बल्क में बनाया जाता है कि उसमें से वो खूबसूरती खत्म हो गई है। ठीक है, तो हमें जैसे वो खूबसूरती निकल जाती है तो हमें भी चीज़ों को लेने में वी आर मोर इनटू द फैक्ट दैट दिस इज समथिंग जो कि हमें चाहिए है तो चलो बस ये हो जाए, बाकी हम सारी चीज़ों को बालाए ताक रख देते हैं। ये आइडिया उसने इस पैराग्राफ में डिस्कस की है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे एंड आई अस्यूम के मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल्सो दे आर जस्ट लाइक सिटिंग इन माई ओन क्लासरूम, तो ये बात थोड़ी सी ड्रैग हो गई। तो हमारा जो पहला पॉइंट था रीड द पैसेज केयरफुली एंड क्विकली, हम उससे थोड़े से डेविएट हो गए, ज़रा डिस्कशन सी बन गई। एनीवे लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। व्हाट हैज़ बीन लिमिटेड इन द टेक्स्ट? तो लिमिट, हम जब जवाब की बात करते हैं तो जवाब उसी ऑर्डर में आते हैं जिस ऑर्डर में सवाल आ रहे होते हैं। सो ये पूरे पैराग्राफ के बारे में तो है ही, लेकिन बेसिकली वो जब लिमेंट करने की बात करें, दुख किस चीज़ का है? दुख इस चीज़ का है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है ना, वो इंसानों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि वो ग्रेट लवर्स बन सके। हमें लगता है कि ये जो बड़े बड़े काम हैं, ग्रेट मैन जिसे हम कहते हैं ना, लवर का वर्ड हम यूज़ नहीं करते, वी एसोसिएट लव विद अ रोमांटिक अफेयर, लेकिन यहाँ पे जो वो लवर की बात कर रहा है वो इस सेंस में कर रहा है कि जो बड़े बड़े काम होते हैं, ग्रेट इंडल्जेंसेस होती हैं, उसको हम समझते हैं कि दिस इज समथिंग गॉड गिफ्टेड। तो अगर किसी बंदे ने कोई बड़ा काम कर लिया तो वो पैदा हुआ था उस काम के लिए। हमारी सिविलाइजेशन जो है वो हर इंसान को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं देती कि वो ग्रेट लवर बन सके, वो कोई सेंट बन सके, साइंटिस्ट बन सके, आर्टिस्ट बन सके। हमारी सिविलाइजेशन ये मौका ही नहीं देती। इस बात को उसने लिमेंट किया, उसने कहा कि एजुकेशन तो चाहिए। ये मैं आपको फर्स्ट सवाल का जवाब पैराग्राफ में से बता रही हूँ, जो कि 1 2 3 4 फर्स्ट 4 लाइन्स हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ कि वो कहता है कि एजुकेशन ऑट टू टीचर्स। ठीक है, एजुकेशन जो है वो उसको
सिखाना चाहिए लोगों को कि हाउ टू बी ग्रेट लवर्स. बट बिफोर एजुकेशन कैन टीच पीपल हाउ टू बी ग्रेट लवर्स, men should desire to be great and to be great or to achieve greatness in what they do. ठीक है, so ये दोनों चीजें हैं. तो सिविलाइजेशन ने इंसान को, हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी है अजीम बनने की. ठीक है, दिस इज व्हाट हैज बीन लमेंटेड इन द टेक्स्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मैन एंड एन आर्टिस्ट? तो डिफरेंस ये है, लेट मी रीड फ्रॉम द पैराग्राफ. वी थिंक ऑफ मैन ऑफ साइंस और द आर्टिस्ट इज नॉट द सेम्स. क्योंकि जाहिर बात है सेंट्स जो हैं, औलिया अल्लाह, औलिया कराम जो हैं, औलिया अल्लाह जो हैं, और जो हमारे सूफिया होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनको हम समझते हैं कि ये जो तसव्वुफ का कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं कि उनका एक ताल्लुक बन जाता है. सो दैट हैज मोर टू डू विद योर इंक्लिनेशंस एंड द मेटाफिजिकल बॉन्ड दैट यू एंजॉय विद नेचर एंड विद सोवरेन अथॉरिटी. तो वो कहते हैं कि सेंट्स को छोड़ देते हैं और हम आर्टिस्ट की और साइंटिस्ट की बात करते हैं. वी थिंक ऑफ द मैन ऑफ साइंस और द आर्टिस्ट एज अ बीइंग विद peculiar gift who exercises more precisely and incessantly perhaps activities which we all ought to exercise. It is a commonplace belief that art has ebbed away out of our country life, out of all the things which we use, and that its practice no longer recognized but the aesthetic activity as an activity of the spirit and common to all men. तो आर्टिस्ट में और आम बनने में फ़र्क ये है कि आर्टिस्ट जो है वो एस्थेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है नेचर के अंदर एस्थेटिक एक्टिविटी को, और फिर वो उस एस्थेटिक एक्टिविटी को अपने काम में इम्पार्ट करने की कोशिश करता है. लेकिन जो आम बंदा होता है वो उसको रजिस्टर ही नहीं करता. और ऑर्डिनरी मैन जो होता है वो ये जो उसने यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा था, एक्टिविटीज विच वी ऑल ऑट टू एक्सरसाइज, आम बंदा वो काम करता ही नहीं है जो कि आर्टिस्ट करता है. ठीक है, और वो काम क्या था? एस्थेटिक एक्टिविटी को प्रैक्टिस करना. ठीक है, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग? इसका उसने जवाब यहाँ पे दिया था जब उसने कहा व्हेन अ मैन मेक्स एनीथिंग he ought to make it beautiful for the sake of doing so, and that when a man buys anything he ought to demand beauty in it for the sake of it. That is how we can make our lives beautiful and charming. So अब आपने जवाब लिखना है तो पूरा जवाब लिखें, ये नहीं लिखना because, yeah, that's how. So आप कहते हैं we can make our lives beautiful and charming by, if we are artists we can make our lives beautiful. If we are workers, if we are working on something, if we are producing something, we can make it beautiful by making it beautiful, by adding beauty into it. And if we are a consumer, if we are buying something, we must demand beauty in it for the sake of beauty. We must not take beauty as something extra. We must take it as a part of whatever we do and whatever we are going to get hold of. So we should demand beauty in everything that we produce or that we consume. ये हमारा जवाब होगा. What does the writer actually mean when he says beauty is not an ornament to life? Beauty is not an ornament to life. ये जब जहाँ पे उसने बात की, उसने कहा है we think of beauty, if we think of it at all, as a mere source of pleasure, and therefore it means to us an ornament added to things for which we can pay extra as we choose. But beauty is not an ornament to life or the things made by man. It is an essential part of both. ठीक है, ये उसका जवाब है. वो कहता है इसमें ये भी आगे से the aesthetic activity when it reveals itself in things made by men reveals itself in design just as it reveals itself in the design of all natural things. So वो जो उसने बात की है कि beauty is not an ornament to life, तो इसका मतलब ये है कि beauty is not something that is a part of design. The way something has been designed, it is not something extra which we add to an existing design. So ऐसा नहीं है कि beauty जो है we have made something and then we can add something in it to make it beautiful. Beauty should be a part of the design of whatever we make. और फिर वो कहता है कि beauty is not something for which we should pay something extra. ऐसा नहीं है. Beauty is not an ornament to life. Beauty जो है वो nature में एक ornament नहीं है. Beauty is a part of everything that exists in universe. When we look at moon, it's beautiful. We look at the clouds. Even we can see in clouds they are not symmetrical. There are many things in the universe which are symmetrical, but clouds are asymmetrical. But then look at them; they are so
look so soft, and then you know they are at times they are opaque, and then there is light coming out of them. और फिर वो हमारे पास एक चांद है which is very symmetrical, which is sphere, और फिर हम देखते हैं कि clouds और clouds इसको cover कर लेते हैं, and then this everything, you know, there is so much aesthetics, there is so much beauty in universe. तो वो कहता है कि जो लाइफ है, इंसान की लाइफ है, उसमें ब्यूटी एक एडिशनल चीज नहीं है, ऑर्नामेंट नहीं है. जैसे नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर ब्यूटी जो है दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरीथिंग. In the same way, beauty should be present in everything that is made by man. So it is not something extra, it is not something for which we can pay more. It should be there in everything that is being produced or utilized. ठीक है? Do art and beauty affect our practical life and morals? Justify whether you agree or disagree. ये वो सवाल है जहाँ पे उसने आपसे एक तो आपसे पूछा है कि do you agree or disagree, और दूसरी बात ये कि उसने आपकी previous knowledge पे सवाल किया है कि do art and beauty affect our practical life and morals. Now at this point you have to decide. For me, if I am a student and I am sitting in an exam, so I would accept कि मैं इस position में ही नहीं हूँ कि मेरे ideas इतने strong हो कि मैं जो दिया गया paragraph उससे disagree कर सकूँ. But if you are confident and you feel that you can disagree with the given paragraph, you may disagree. अब कुछ बच्चे इसके पैराग्राफ के जवाब में ये लिखते हैं कि ब्यूटी जो है ना that is not an integral part of our moral activity, of our practical life. क्योंकि जब हमने काम करना होता है तो there are many things in which we can't impart beauty. Let's say आप एक जज हैं और आप जस्टिस दे रहे हैं, so you have to be indifferent. You can't make justice beautiful. And then there are so many mundane काम जिसमें आप जो आपके mandatory बिल्कुल basic काम है उसको you can't make them beautiful, like this wall. So you just have to make it straight. There is no way that you can make a wall beautiful. So हम इस लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि अगर हम इसमें पड़ जाएं कि हमने कुछ चीज़ों को खूबसूरत बनाना है, so we would not be in a position to produce things for everyone. So हम deprive कर देंगे. That is one way of disagreeing with the writer. But once again I said that if I were in your position, I would never disagree with the given paragraph. But that is up to you if you want to disagree. So आप कहते हैं कि do art and beauty affect our practical life and morals? And as a reader, I do agree with the paragraph कि beauty, art और beauty जो है वो हमारी practical life को और हमारे morals को affect करती है. क्योंकि जब हम practical life की बात करते हैं, practical life should satisfy man. We see so many people. So if I am giving an answer to this question, I would say that there are so many people who stay busy throughout their lives, but they don't extract, they do not get any sense of satisfaction from whatever they are doing. And as a result, we feel that not only those people, but also those people who are related to them suffer on daily basis. And whatever they do, they remain unable to enjoy it. And people who take benefit from their work, they are also not in a position to enjoy them. And that is because there is, यहाँ पर उसने लिखा था, unsatisfied spiritual desire in the worker. That happens because there is unsatisfied spiritual desire in the worker. The worker is unable to satisfy his or her spiritual desire. So just like beauty and art beauty is essential in our practical life, so that we have a satisfied spiritual desire and we are able to see things in a better position. We are able to have a better view of the things, and we are in a better position to enjoy things. Because if we are not doing this aesthetic activity in whatever we do, then perhaps all enjoyment, all joy would evaporate from whatever we are doing. So जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जिंदगी को खूबसूरत रखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कैसे कायनात के अंदर चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं. ठीक है? और जब तक हम उस ऑर्डर को नहीं देखते जिसमें चीज़ें चल रही होती हैं, हम इस पोजीशन में नहीं होते कि हम उन चीज़ों को, उन कामों को जो हम करते हैं उनको इंजॉय कर सकें. तो हमें चीज़ों को उनके ओरिजिनल पैटर्न में देखना पड़ता है और जो काम हम कर रहे होते हैं उसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है. ठीक है? अब मैंने इस सवाल का तो मैंने आपको जवाब दे दिया है. Just let me add one thing to this. Have you noticed that throughout this session
कि आप सेंटेंस को पढ़ लें, उसका मानी आपको समझ आ जाए, आप बहुत प्रैक्टिकली लैंग्वेज को देख रहे थे। बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन, जो आपने मेरे साथ ये सेशन अटेंड किया ऑनलाइन क्लास का, you would feel that you are in a position to look at language in a different way. So आपके सामने जब लफ्ज आएंगे ना, तो वो different तरीके से होंगे। जैसे मैंने ये जुमला लिखा है, use complete sentence semicolon, answer in your own words। ये दो different ideas हैं जो इतने closely related थे कि मैंने इन्हें semicolon से जोड़ा है। आप इन्हें देख के ये नहीं सोचेंगे कि ये एक ही बात को दो different तरीकों से लिखा गया है, ऐसा नहीं है। अगर मैंने एक ही जुमले को excuse me, अगर मैंने एक ही आइडिया को दो दफा लिखा होता, इन अदर वर्ड्स करके लिखा होता, तो मैं सेमी कॉलम की जगह कॉलम देती। सो आप मेरे सेशन के बाद तो आई कैन गारंटी यू दैट you would be in a position to look at language in an altogether different way। और जब आपने किसी चीज को देखना होता है, तो आप पहले ये देखते हैं कि जो चीज आपके सामने है उसको कैसे बनाया गया है। सो आप कायनात को देखते हैं, जो पेंटर्स होते हैं वो कायनात को देखते हैं, कायनात में रंगों के इम्तजाज को देखते हैं, डिजाइनर्स यही करते हैं, और फिर उन्हीं रंगों को वो कपड़े के अंदर, उन्हीं रंगों को वो तस्वीर के अंदर, उन्हीं रंगों को वो दीवारों में, उन्हीं रंगों को वो हर चीज पे अप्लाई कर देते हैं। और फिर हमें कोई चीज खूबसूरत लगती है और कोई चीज हमें लगता है कि ये क्या हुआ है। सो वी फील कि उस चीज में वो सेंस नहीं बनती। तो पहले जो चीज आपके सामने होती है, यू नीड टू लुक एट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर। जब आप उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसको तोड़ के देखते हैं कि भाई ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे बनी हुई है, only then you are in a position to make the similar thing, make something in a similar fashion। But before making anything, you have to look for the same thing in whatever is given to you। This is what I try to incorporate in whatever I do, and this is what I try to impart into my students, that they should be able to look at language in a different way। और ये बहुत छोटी सी चीज है। आप हम में से कितने लोग होते हैं जो लिख रहे होते हैं, तो दे आर केयरलेस राइटर्स, सो दे डोंट बॉदर कि वो खूबसूरत लिखें। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो यू कैन मेक योर हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल। इफ यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर, यू कैन मेक योर पेपर ब्यूटीफुल, एंड बिलीव यू मी, इट मेक्स अ डिफरेंस। बिकॉज द मोमेंट the examiner looks at your paper, he can feel that this paper has been written by someone who believes in quality, who believes in giving something more, or someone who has enjoyed attempting this paper. Believe you me, it actually makes a difference. This is something which I can share with you as my experience as an external examiner. This is something which I have seen for years while checking papers, that the moment you look at a paper, you feel that this paper has been written from the depths of someone's heart, and this paper has been written carelessly, and the examiner, the student is just there, the student is just another person in the examination hall, and the moment a different candidate comes up, a competitive person, a person who should get good marks, that person is giving something extra. I don't intend to say that if your handwriting is poor, you won't pass the paper. You would pass the paper, inshallah। ऐसा नहीं है कि वो आपको हैंडराइटिंग से जज करके आपके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट दे देगा। फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले वो आपके लिखे हुए को पढ़ता है। अगर आपने सही लिखा है तो आपको चांस मिलता है, लेकिन अगर आपका पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हुआ हुआ है, आपने ब्लू और ब्लैक इंक का इस्तेमाल किया हुआ है, आपने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, आपकी पैराग्राफिंग सही है, आपने स्पेलिंग्स जो है वो प्रॉपरली लिखे हैं, तो एग्जामिनर को पता चलता है that you are that person who has enjoyed attempting this paper, and you are that person who has spent some extra time in preparing for the exam। और ये बात बहुत अच्छी होती है, आपके फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, इंग्लिश के पेपर में भी और बाकी सारे पेपर्स में भी। लेकिन क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आप विजुअल एड नहीं दे सकते, चार्ट्स नहीं दे सकते, टेबल्स नहीं दे सकते, मैप्स नहीं दे सकते, तो आपके बाकी पेपर्स में जैसे पाकिस्तान अफेयर में, करंट अफेयर्स में जब आप मैपिंग करते हैं, टेबल्स बनाते हैं, चार्ट्स देते हैं, तो फिर आपका पेपर एक और लेवल पे चला जाता है। जितने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली पोजीशन होल्डर्स, दे हैव टू थिंग्स। नंबर वन, एक्सप्रेशन, नंबर टू, दे नो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। सो इस कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ में अगर आप कोई चीज़ सीख सकते हैं तो वो ये है that when you are attempting your paper, whatever the paper is, be it English, current affair, Pakistan affair, add beauty to your answer script, because beauty is something which is going to stand out from beauty। I do not mean कि आपने पेपर को बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर देना है। हमारा बच्चा ये समझता है कि अगर पेपर में ब्लैक और ब्लू हो जाए तो
अटेम्प्ट करती हैं। ऐसा नहीं है, आप किसी भी अच्छे कैंडिडेट से मिलें, किसी भी अच्छे CSP से मिलें तो वो आपको बताएगा या बताएगी कि उसने अपने पेपर को किस तरह से पेपर के अंदर इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया था, कैसे चीज़ों को प्लेस किया था। तो इफ़ यू कैन लर्न वन थिंग फ्रॉम दिस comprehension paragraph, it is that you should add beauty to whatever you are doing, particularly to your answer scripts. You should have this aesthetic activity, you should perform this aesthetic activity in whatever you do. So inshallah Allah ताला आपको कामयाब करे ज़िंदगी में, आप competitive exam को पास करें, क्वालिफाई करें, किसी भी पोस्ट पे जाए, ज़िंदगी में कुछ भी करें, try to satisfy your spirit, try to enjoy whatever you do. This is what I do in my life and I wish कि आप लोग भी इस पोजीशन में हो कि आप इस चीज़ को incorporate कर सकें अपनी writing में. And this is something which I have learned as an examiner, and I am very honest with you. When someone has put his or her heart in attempting the paper, it is visible on the pages. And let me tell you, the examiner is going to take care of those candidates who are more serious and more concerned about their attempt. So I am not saying कि अगर आपकी हैंड राइटिंग बुरी है तो आप पास नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. हाँ, आपकी हैंड राइटिंग बुरी है तो भी आप एक तो कोशिश कर सकते हैं कि जब शुरू करें तो थोड़ा सा हाथ स्लो करके लिखें और शुरू में थोड़ा बेहतर लिखें, बाद में आप स्पीड लगाते हैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेन है और आपने अपनी डेडलाइन को मीट करना है. Then you can do it, but then it is all about your practice, the practice that you have done at home. Try to have that balance, try to achieve that balance in your paper, जिससे एग्जामिनर को ये impression मिले कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं and you ought to pass the paper. You not only pass the paper, because बहुत सारे papers हैं, particularly PMS में आके हम देखते हैं कि पेपर में पास करना is less important, more important is getting allocated. So there are so many people who pass the paper, but then they remain unable to get allocated. So आपको अच्छे numbers की ज़रूरत होती है और अच्छे numbers के लिए you have to give something extra. You have to add value to your answer script. You have to make your answer scripts beautiful. I would like to end this on this note, and I hope कि आपको you will find this video, you will find this lecture very helpful in attempting the comprehension question. I will provide you the key for comprehension paragraph of 2017 CSS paper. That is all from my side. Thank you. I will see you in another video.